चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर डेप्रिसिएशन। लास्ट क्लास जो हमने खत्म करी उसमें रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड मैंने आपको बताया था, उसमें किस तरह से हम डेप्रिसिएशन का परसेंटेज निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। अब हम कंटिन्यू करें सर एडवांटेजेस कि जो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है उसकी एडवांटेजेस क्या है सर। मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड सर, ये सबसे एक्सेप्टेबल मेथड है, क्योंकि अगर किसी चीज पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो ऑब्वियसली रिड्यूसिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन जो लग रहा होता है उसके चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इसलिए स्टेट एंड से ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड डब्ल्यूडीवी। दूसरा, इजी टू कैलकुलेट, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना नॉट सो टिपिकल, कैलकुलेट करना आसान है सर। अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टेट एंड के कंपैरिजन में डब्ल्यूडीवी को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस क्या सर इस मेथड की। मेजरमेंट और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लगाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है सर। इग्नोरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये स्टेट एंड में भी सेम था और ये यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर भी ये ड्रॉबैक इसमें भी है, तो स्टेट इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिया जाए उसकी कहीं ना कहीं इग्नोरेंस है। बुक वैल्यू एसेट्स कैन नॉट बी जीरो, आप यहाँ देखिए कितने भी साल तक आप इसको यूज करते रहिए बुक वैल्यू कभी जीरो नहीं आएगी। बट इन रियल लाइफ कोई एसेट ऐसी हो सकती है कि जिसकी बुक पता चला जी कोई स्क्रैप वैल्यू ना बचे, बट इस मेथड के अकॉर्डिंग कभी भी बुक वैल्यू जीरो नहीं आ सकती। एस्टिमेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू, वो लिमिटेशन वहां पर भी थी और ये लिमिटेशन यहाँ पर भी है कि अगर मान लीजिए मान में 10 साल की लाइफ है, 10 साल के बाद इस एसेट की स्क्रैप वैल्यू क्या होगी ये डिटरमाइन करना वहां पर भी मुश्किल था और यहाँ भी मुश्किल है। एस्टिमेशन लाइफ ऑफ एसेट, ये वहां भी दिक्कत थी और ये यहाँ पर भी दिक्कत है कि एक मशीनरी हमने खरीद ली, उस मशीनरी कितने साल तक हमें लग रहा है कि एस्टिमेटेड लाइफ होगी, तो डेफिनेटली एक दिक्कत की बात ये है। तो इसका जो डिस्टिंग्विश है आपस में डिफरेंस, इट इज अ मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। देखिए सर, अब यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट एंड मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जरा देखिए चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, सर यहाँ पे जो चार्ज हो रहा है किसको हो रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट पे, इस पर किससे हो रहा है, रिड्यूसिंग वैल्यू पे, जो वैल्यू घटकर आई है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें क्या सर, रिमेन सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसमें क्या होता है घटता चला जाता है सर, डिक्लाइन फ्रॉम ईयर टू ईयर। बुक वैल्यू ऑफ एसेट, इसमें बुक वैल्यू एसेट जीरो पहुंच जाती है सर, इसमें आपकी जीरो नहीं पहुंचती सर बुक वैल्यू एसेट। सिंप्लिसिटी, कंपेयर करोगे आपस में कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ये ज्यादा आपका एज कंपेयर टू उसके इजी है, उसके कंपैरिजन में डिफिकल्ट है। ठीक। रिप्लेसमेंट फंड, सर इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा है तो इस वजह से यहाँ पे रिप्लेसमेंट फंड जो है वो ज्यादा है, इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम है तो इसलिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट फंड जो है वो कम है। बात समझ आ रही है क्यों, जब आपको दिख रहा है स्टेट एंड में आप डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा रहे हो तो रिप्लेसमेंट फंड ज्यादा क्रिएट हो रहा है, और आपका डब्ल्यूडीवी में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम है तो रिप्लेसमेंट फंड कम क्रिएट हो रहा है। अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट, तो ध्यान करिए स्टेट एंड मेथड जनरली इतना अप्रूव्ड मेथड नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो डब्ल्यूडीवी मेथड है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट और ज्यादा। अब सर यहाँ पे आता है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लेशन। एक्चुअली में क्या है, एसेट्स के नेचर पे नाम चेंज करा जा रहा है। जैसे मैंने बताया आपको डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन जो हम लगाते हैं वो टेंजिबल एसेट्स के लिए लगाते हैं, किसके लगाते हैं, टेंजिबल एसेट्स के लिए। कि जो टेंजिबल एसेट्स के अंदर जो रिडक्शन हो रहा है, नॉर्मल वियर एंड टियर, लैप्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस, इन सब की वजह से उसे डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। जबकि जो अमोर्टाइजेशन जो हम बोलते हैं ये इनटेंजिबल एसेट्स के लिए बोलते हैं। डिप्लेशन, अब एक और नया वर्ड आ रहा है, अमोर्टाइजेशन वर्ड में पहले भी बता चुका हूं। डिप्लेशन क्या है, ये होता है माइंस वगैरह के लिए, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई माइंस हमने परचेज कर ली, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई गॉड गिफ्टेड है तो पता चल रहा जी अगर कॉइल माइन है, गोल्ड माइन है, डायमंड माइन में कोई भी माइन है तो उसमें जितना मुझे क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट करते निकलते जिंदगी भर निकलती रहेगी, ऐसा नहीं है। एक टाइम ऐसा होगा कि उसके बाद हम उसको नहीं निकाल सकते। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे उसमें से हम क्वांटिटी को फैच करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो जो उसकी वैल्यू कम हो रही है उसे डेप्रिसिएशन ना बोल के उसे डिप्लेशन बोला जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन टेंजिबल के लिए, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल के लिए, और डिप्लेशन माइंस वगैरह जो भी है उनमें से जो हम निकाल रहे हैं क्वांटिटी उसके लिए। सर अब आता है हमारा मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। कि मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन किस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन के मेनली हमारे पास 2 मेथड हैं, एक सिंपल मेथड और एक एक्यूमुलेटेड मेथड। एक्यूमुलेटेड मेथड का दूसरा नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड भी है। हम जरा समझेंगे डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर।
फ्रेंड जो हम जनरली जो बात कर रहे होते हैं, तो जनरली हमारी बात हो रही होती है सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग, अगर हम कुछ नहीं कह रहे होते। तो डेप्रिसिएशन क्या है सर? फर्म के लिए एक्सपेंस है सर, तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी फिक्स एसेट्स है, मशीनरी, प्लांट, व्हाटएवर जो भी है, तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स। फिर हम इस खर्चे को ट्रांसफर करते थे किसमें? पी&एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको बता चुका हूं सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या ट्रांसफर होता है और पी&एल अकाउंट में क्या ट्रांसफर होता है, ये सारी बात मैं आपसे डिटेल में कर चुका हूं जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था लेजर, राइट। बाकी अभी मैं जब आपको फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में दोबारा मैं आपसे बात करूंगा। तो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो गया पी&एल अकाउंट में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है जी। तो मींस हमने एसेट्स की वैल्यू कम कर दी और हमने इसको अपनी बुक्स में खर्चा दिखा दिया। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इसमें हम एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं ना, ये सिंपल मेथड। जबकि जो एक्यूमुलेटेड मेथड है, एक्यूमुलेटेड मेथड में सर ऐसा नहीं होने वाला। अब एक्यूमुलेटेड मेथड आप पहली बार पढ़ रहे हैं सर, फर्स्ट टाइम। इसमें क्या होगा सर, आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो आप डेप्रिसिएशन तो डेबिट करोगे, लेकिन जो आप एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस करते थे, अब आप एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस नहीं करोगे। आप उसकी जगह बनाओगे सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बनाओगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और पीएनएल में ट्रांसफर की एंट्री वही जीरोक्स सेम रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें आप एसेट से डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम नहीं कर रहे, आप एक तरफ उसे इकट्ठा करते जा रहे हो। उसमें क्या करते जा रहे हो? एक तरफ इकट्ठा करते जा रहे हो। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको, डिटेल में तो मैं पढ़ाऊंगा आगे बहुत डिटेल में। आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो शायद थोड़ा सा भी समझ में आएगा। देखिए, एक बात समझाने के लिए, मैंने कहा जो एसेट्स की जो कॉस्ट है, मैंने मान लिया सर वो 1 लाख रुपए, ठीक है जी। और मैंने कहा सर जो डेप्रिसिएशन है वो मैं मान लेता 20% है सर, 20%, ठीक है। मेथड मान लेता हूं मैं स्टेट मेथड, ठीक। तो सर ये कितना हुआ? 20,000। तो अगले साल नेक्स्ट ईयर जो बुक वैल्यू आ गई सर 80,000 सर, लेस डेप्रिसिएशन फिर से 20%, 20,000 सर ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। नेक्स्ट ईयर जो बुक वैल्यू आ गई सर 60,000, नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा सर आपका 20,000, और नेक्स्ट ईयर जो बुक वैल्यू आ गई सर 40,000। तो ये बात समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी हम कर चुके हैं, इट्स अ कंप्लीट प्रैक्टिकल, राइट। अगर सर ध्यान दीजिए, ये मेथड हुआ हमारा सिंपल। अगर यही कहानी अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की होती तो जरा देखिए अब क्या होगा। हाँ जी सर, पहले साल कॉस्ट कितनी? 1 लाख, लेस डेप्रिसिएशन 20,000, बैलेंस शीट में फिगर आ जाएगी आपकी 80,000। ठीक हो गया सर, पहले साल, फर्स्ट ईयर। अब ये ध्यान करिए सर, ये किसमें आई? फर्स्ट ईयर। अब सेकंड ईयर में क्या होगा सर? कॉस्ट 1 लाख, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20 पहला 20 बाद वाला 40, अमाउंट 60,000। कुछ आ रहा है समझ में? मतलब एक्युमुलेट करते जा रहे हो लेकिन हमारी कॉस्ट एज इट इज चल रही है सर। थर्ड ईयर सर, कॉस्ट 1 लाख, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20 मीन 60,000, अमाउंट 40,000। आ रहा है समझिए? तो यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से आप एसेट्स की वैल्यू इंटैक्ट रख रहे हो, बस डेप्रिसिएशन का अमाउंट इकट्ठा करते जा रहे हो। समझ आ रही है फर्क? बाकी बहुत डिटेल में सर, ये आपका आधा चैप्टर हो चुका होगा, तब मैं बहुत डिटेल में आपको ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ा रहा हूं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, गणेश ने परचेज करी सर मशीनरी 1 जनवरी 2018 को सर, कितने की सर? 2,50,000 की, जिसपे 18,000 उसने इंस्टॉलेशन के पे कर दिए, 5,000 कार्टेज के पे कर दिए, और जीएसटी 8% लग रहा है उसके बाद। इफेक्टिव लाइफ सर उसकी 8 साल है। स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड सर 18,000। अब आपको पता है सर, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स में हम इसको डिवाइड करते थे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो सर अब तक हम इतना पढ़ चुके हैं सर कि जो 2,50,000 है सर, 18,000 इंस्टॉलेशन को उसी में ऐड होंगे, 5,000 की कार्टेज उसी में ऐड होगी। ध्यान करिए, हम जीएसटी को ऐड नहीं कर रहे हैं, माइंडेड, जीएसटी को ऐड नहीं कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में मैं ऐड नहीं कर रहा, राइट। ध्यान करना सर, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जीएसटी नंबर है। भाई बहुत मुश्किल है कि एक कंपनी के पास जीएसटी नंबर ना हो, बहुत मुश्किल है। तो अगर एक कंपनी के पास अगर जीएसटी नंबर है तो जो वो फिक्स एसेट खरीद रहा है उस पर जो वो जीएसटी पे कर रहा है तो वो उसका वेग ऑफ सेट ऑफ ले लेगा। आपको जीएसटी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। तो अगर वो उसका वेग ऑफ ले लेगा तो इसका मतलब जीएसटी इसमें वो ऐड नहीं करेगा। लेकिन बाय चांस
अगर हमारे जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और मान लीजिए मैं कोई एसी खरीद रहा हूँ, कोई एसी मशीनरी खरीद रहा हूँ, लैपटॉप खरीद रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड खरीद रहा हूँ, तो जीएसटी तो सर मैं भी पे कर रहा हूँ। लेकिन सर मैं अपनी बुक में इसमें से जीएसटी नहीं हटाऊंगा, क्योंकि मैं अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आया हूं। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जब मुझे जीएसटी का सेट ऑफ नहीं मिलेगा, तो भैया मैं जीएसटी को तो एसेट्स में ऐड रख लूँ ना, ताकि मुझे कम से कम उसको डेप्रिसिएशन का क्लेम तो मिले। आ रही है मेरी बात सुनने? भाई अगर मैं जीएसटी उसमें ऐड कर देता हूँ, समझना मेरी बात को। भाई जैसे मान लीजिए 1 मिनट, 8% हमने पे करा, मैं इस पर 250 पे 8% निकाल लूं और मैं यहाँ ऐड करता हूँ इसके अंदर, मैंने तो पे करा ही है ना। तो अगर मुझे जीएसटी का बेवकूफ नहीं मिल रहा, तो भैया मैं जीएसटी को तो कम से कम इसमें ऐड रखूं, ताकि उसके अंदर डेप्रिसिएशन तो क्लेम मिलेगा उस पर। लेकिन अगर मुझे सीधा जीएसटी का सेट ऑफ मिल रहा है, तो मुझे जरूरत क्या है, फिर तो मैं जीएसटी का सीधा सेट ऑफ लूंगा। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जीएसटी का सेट ऑफ इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल है। रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने अमाउंट और डेप्रिसिएशन निकालना सीखा। अब यहाँ पर क्या होगा सर, अब हमें यहाँ पर मशीनरी का अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। और जो मशीनरी का अकाउंट बनाना है, यानी कि लेजर बनाना है हमें, और लेजर चैप्टर हमने जो सीखा था, अब वो यहाँ पर वो भी काम आएगा। चलिए जी शुरू करते हैं सर। सबसे पहले सर हम यहाँ बात करते हैं डेप्रिसिएशन की सर। तो हमने कहा यहाँ पर डेप्रिसिएशन की जब बात हो रही होती है हमारी, तो हमने कहा कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। तो सर कॉस्ट ऑफ द एसेट्स सर 2,50,000 का बेसिक प्राइस है सर। सर 10,000 उसका इंस्टॉलेशन पे लगाया, 5,000 सर उसका कार्टेज पे लगाया। जीएसटी मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा, मैं ये मान के चल रहा हूँ जीएसटी नंबर कंपनी ने यहाँ पे ले रखा है। तो रिजल्ट कितना हो गया सर यहाँ पे 2,65,000, दैट इज द कॉस्ट। अब उसके बाद मैंने कहा सर स्क्रैप वैल्यू। सर स्क्रैप वैल्यू इज द 12,000, एस्टिमेटेड लाइफ 8 ईयर। तो इससे हमारा जो होगा डेप्रिसिएशन पर ईयर का निकलकर आज बोलो। अब देखिए सर, अगर हमने यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, तो पता चला कि हम यहाँ पे गलती कर जाएंगे। उसने कहा सर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है सर 12,000। अब उसने कहा लेकिन जो स्क्रैप वैल्यू है 12,000 बिफोर एस्टिमेटिंग डिस्क्रिमिनेटिंग कॉस्ट 2,000। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए जो स्क्रैप में बेचना है, हो सकता है स्क्रैप में बेचने से पहले आपको उसमें कुछ काम करना पड़े, कुछ ठोक पीटना आप कर रहे, कुछ उसको डिस इंस्टॉल करना पड़े, तो ना अनइंस्टॉल करना पड़े, ऐसा कुछ, ठीक, उसको स्क्रैप में करना पड़े। तो उसकी कॉस्ट कितनी है सर आपकी 2,000। तो उसने कहा बिफोर, कि बिफोर ये है, तो यानी आप इसको कंसिडर करके देन आप उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब नेट स्क्रैप वैल्यू जो आपके पास आई नाउ नॉट 12,000 से 10,000, कि आपके हाथ में नेट जो फिगर आएगी वो 10,000 आएगी सर, ठीक है जी। तो इसका मतलब अब आप कहोगे 2,55,000 डिवाइड बाय 8, और अब देखिए डेप्रिसिएशन पर ईयर जो निकलकर हमारा, तो डेप्रिसिएशन पर ईयर 31,875 पर ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब देखिए सर मशीनरी अकाउंट लेजर बना चुके हैं सर। हमें पता है लेजर में जो हमारे मॉडर्न रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 5 तरीके के हमारे अकाउंट्स हैं सर, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। उनमें से मशीनरी जो है हमारी एसेट्स है। एसेट्स का मतलब डेबिट प्लस और क्रेडिट माइनस। तो जब भी हमारा बढ़ेगा यहाँ पे बैलेंस, तो डेबिट प्लस और क्रेडिट माइनस। तो डेबिट क्रेडिट लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेबिट क्रेडिट के आगे प्लस माइनस लिखना जनरली अजीब सा लग रहा होता है, तो अपने माइंड में रखेंगे डेबिट का मतलब यहाँ प्लस है, क्रेडिट का मतलब यहाँ पे माइनस है। चलिए अब इधर ध्यान करिए सर। अब इतनी तो हमारी मास्टरी हो चुकी है सर 1 अप्रैल 2016। अब उसने डेप्रिसिएशन कब लगा रहा है, क्लोजिंग कब हो रही है 31 मार्च को। तो हमारा जो ये साल हो गया सर 2016 से 17, 2016-17 सर कब आ रही है 1 अप्रैल 16। यहाँ पे हमने क्या करा, मशीनरी खरीदी है सर, तो टू बैंक अकाउंट। तो सर ये हमने जो मशीनरी खरीदी सर 265 आया था, 2,65,000 सारी चीजों को ऐड करके, ठीक। अब साल के लास्ट में आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, जब साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन लगाओगे तो ऑब्वियसली हमारी जो मशीनरी की वैल्यू है वो कम होगी, ठीक। तो अब साल का लास्ट 31 मार्च है सर, 31 मार्च 17 साल का लास्ट, एक साल जो कंप्लीट होगा, तो साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं सर। तो बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाने से मशीनरी की वैल्यू कम होगी, और डेप्रिसिएशन अभी आपने मुझे निकाल के दिखा था 31,875, यही करते थे सर। अब उसके बाद हम क्लोजिंग करते थे, तो क्लोजिंग का तरीका वही से 2,65,000, 2,65,000 साल का लास्ट 31 मार्च 17 बाय
बैलेंस कैरी डाउन, इसको माइनस करिए और फिगर निकालिए, बैलेंसिंग फिगर। तो सर बैलेंसिंग फिगर निकाल दी। अब अगला साल जो हुआ सर, नेक्स्ट ईयर सर 2017 टू 18, 1 अप्रैल 17, अब क्या आएगा सर, टू बैलेंस ब्रोक डाउन। पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल के लिए ओपनिंग है सर, बैलेंस इज 2,33,125। अब इस साल की जो क्लोजिंग है सर वो कब होगी, अब 31 मार्च 2018। अब अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन लगाओगे आप बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओरिजिनल कॉस्ट है सर तो इसमें सेम आएगा 31875। ठीक हो गया सर। साल के लास्ट में फिर से क्लोजिंग करोगे सर, ठीक, 233,125 233,125। साल का लास्ट सर 31 मार्च 18 बाय बैलेंस कैरी डाउन। और अब आप इसको फिगर को फिर माइनस करोगे बैलेंसिंग फिगर निकालने की, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 201,250। ठीक है, अब अगले साल ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, अगले साल का और कंप्लीट कर दीजिए। अब देखिए सर अगला क्वेश्चन, सारी कहानी सेम है सर। अब करना क्या सर, हमें यही कहानी है WDV। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 6। सर सबसे पहले इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, वो निकालना है हमें। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तरीका सर मैंने दे रखा है आपको कि डेप्रिसिएशन का जो रेट निकलेगा आपका 1 माइनस, ठीक है जी, स्क्रैप कॉस्ट इसकी पावर 1/n। स्क्रैप वैल्यू सर कितनी है 1000। सर कॉस्ट 10,000, जिसमें का GST 2000 इंक्लूडेड है सर, हटाना है। हम मानेंगे सेट ऑफ मिल जाएगा उसको 8000। लाइफ बोला उसने 3 साल, 1/3 सर 1/8। तो इसको मैं 2 की पावर 3 1/3 लिख सकता हूँ। 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ यानी कि 0.5 यानी कि 50%। ठीक हो गया सर, ये बात हमने पहले भी करी हुई है सर। आप इसे पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के संग बना लेना सर, ठीक। अब जो मेन कॉन्सेप्ट समझाना है मैं वो आपको समझा रहा हूँ सर। मशीनरी अकाउंट सर 1 अप्रैल 2016 सर 2016 से 17 सर 1 अप्रैल 16 टू बैंक अमाउंट इज 8000। ठीक है सर। अब 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन कितना लगा 50%। 50% कितना हो गया सर 4000। सर साल की क्लोजिंग, ठीक, 31 मार्च 17 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया 4000। 8 में से 4 गया 4, राइट। नेक्स्ट ईयर सर 17 से 18, 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस ब्रेक डाउन अमाउंट इज 4000। अब यहाँ पे सर जो मेन गेम में जो डिफरेंस है, साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन लगेगा सर। अब आपने कहा बाय डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन 50% है, पिछले क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा था, अब इस पर लगेगा, तो दैट अमाउंट इज 2000। बात आ रही है सुनने, विदाउट आउट कंफ्यूजन। अब इसके बाद 4000 की क्लोजिंग, साल का लास्ट बाय बैलेंस कैरी डाउन। 4000 में से 2000 माइनस हो गया 2000। नेक्स्ट ईयर 2018 से 19, 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस ब्रेक डाउन 2000। 31 मार्च 19 बाय डेप्रिसिएशन। अब 50% सर इसका मींस 1000। अब बैलेंस कितना निकल जाएगा कैरी डाउन 1000। दैट इज द WD। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 7, नाउ यू मे अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब स्टेट लाइन WD से दोनों से करना नहीं, अब आप 2 मशीन आ गई सर इसमें। अभी आप जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक आप अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर एक से ज्यादा मशीन आ जाएंगी क्वेश्चन नंबर 8 से, फिर वो मैं कराऊंगा।